टेक्सटाइल इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान जिस भी आदमी को थोड़ी बहुत भी सीखने की ललक होती है, भूख होती है, इस वीडियो में उसको स्वाद आ जाएगा। ये वीडियो में ना मेरे को भी बड़ा मजा आया है एक्चुअली। हाँ, ये एमबीए कराने वालों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो फॉर्मूला फ्रेमवर्क दूंगा। ये आपने कहीं एक जगह पे वो 10 स्ट्रैटेजी इकट्ठी नहीं सुनी होगी। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बहुत दुखी रहते थे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। बहुत लोगों ने बोला कमेंट बॉक्स में टेक्सटाइल पे वीडियो बनाओ, टेक्सटाइल पे वीडियो बनाओ। वापस आ चुका हूं। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी बात करूंगा। आज मैं आपको रिटेलर से लेकर मैन्युफैक्चरर तक गेम चेंज करेंगे। पीछे मैंने कोई अच्छे वीडियो दिए हैं, वो जरूर साथ में चेक कर लेना। एक मैंने क्रेडिट का वीडियो दिया आपको, जिसमें मैंने बताया कि कर्जे से कर्जा कैसे मिल सकता है, आपको पैसा कैसे मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो भी। और बाकी टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स और यूट्यूबर के ऊपर शेयर मार्केट पे कुछ वीडियो डाले थे मैंने। समस्याओं का समाधान, घटेगा बिजनेस में नुकसान, बढ़ाओ कस्टमर रिटेंशन, खत्म हो जाएगा कंपटीशन। ये ज्ञान बढ़ा देगा आपका नाम, कैसे बेचे सामान कस्टमर केवल याद रखेगा आप ही का नाम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एमबीए करने वाले हम। रिटेल, कपड़ों का रिटेल, कपड़ों का व्यापारी, ये जो है ना एक कस्टमर का बिजनेस होता है। इसमें आपको दुकान के अंदर शोरूम में कुछ एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट रखनी चाहिए, तभी कस्टमर आता है। वैसे तो रिटेलर बहुत सारे हैं, लाखों रिटेलर है हमारे देश में, इतना कंपटीशन है, इतनी स्कीम, इतने डिस्काउंट, तो रिटेलर अलग से कैसे निकल के आए। कपड़ों का व्यापारी क्या करेगा, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, इसमें कौन छाता है, करोड़ों रुपया कैसे कमाया जा सकता है। सुनना मेरी बात को। अगर इसके अंदर जैसे खाने की इंडस्ट्री होती है ना, फूड, उसको पहले देख के खाते हैं, आंखों से खाते हैं, फिर जबान से खाते हैं। कपड़ों में भी ऐसे ही होता है। हाँ, कपड़ों में भी ऐसे ही होता है। पहले आप कपड़ों को देख करके पहनते हो मन से, उसके बाद एक्चुअली पहनते हो। हाँ, तो शोरूम आपका ऐसा होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे। बड़ी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है। 10 लाख रिटेलर है आज हमारे देश के अंदर कपड़ों के। और ब्रेक इवन पॉइंट इसका बहुत इजी है, आसानी से अचीव हो सकता है। अगर 50% एफिशिएंसी पे भी करें तो ब्रेक इवन तुरंत मिल जाता है आपको इसमें। छोटा रिटेलर भी इसमें लॉस नहीं करता, लेकिन अगर ठीक से चलाए तो। हाँ, आपका रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज होते हुए फैशन को रिस्पॉन्ड कर लिया, छा जाओगे। 10 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। पहला, रिटेल के अंदर सेल्स नहीं होती है। कपड़ों के शोरूम में भी सेल्स नहीं है, परचेज सेल्स है। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ना सारा गेम परचेज में है। परचेज, आपको क्या ब्रांड लेना है, क्या डिजाइन लेना है, कौन सी सीजन में चलेगा, किस प्राइस का चलेगा, गेम सारा परचेज में है। जितने भी मैंने कपड़ों के शोरूम देखे हैं, वहां सारी गड़बड़ तभी होती है जब उनके पास गलत माल पड़ा होता है। रिटेलर को एग्जीबिशन जाना चाहिए, एग्जीबिशन में जाकर के स्टडी करना चाहिए मार्केट क्या ले रही है। ऐसा नहीं कि आपको जो आकर के स्कीम दे गया है, जो आपको आके मिठाई का डब्बा देगा, भैया ये कपड़े ले लो हमारे बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आएंगे बीच में, वहीं सारा गेम खराब होता है। परचेज सीख लो पहले क्या होता है, परचेज करते कैसे, फैशन और रेलेवेंसी के हिसाब से, पब्लिक डिमांड, ट्रेंड्स और रेलेवेंट स्टॉक के हिसाब से हमारे को लेना है। परचेज लाइफलाइन है, बाय राइट सेल राइट। सही खरीदा आसानी से अपने आप बिक जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेन मुद्दा क्या है धंधे के अंदर, जब आप गलत माल लेके रख लेते हो तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है, माल पुराना होता है, कपड़ा पुराना होता ही फैशन बदलते बिकना बंद हो जाता है। जब बिकना बंद हुआ तो गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग बाइक आपने, आपका अनस्टोल्ड स्टॉक मतलब आपका कैश फंस गया है। इतने दिन से कपड़े पड़े हुए हैं, मक्खी मार रहे हो आप, बिक नहीं रहे हैं, कैश आपका फंस गया है। ब्रांड जल्दी बिकते हैं, फटाफट बिकते हैं, स्कीम के चक्कर में मत आना। डेड स्टॉक हो रहा है तो तुरंत निकाल दो उसको। वाई एनालिसिस करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं गलत डिज़ाइन ले रहा हूँ, क्या मैं महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूँ, क्या मेरा सेल्समैन ठीक नहीं है, या मैं डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहा। बेसिकली यही 4 प्रॉब्लम होती हैं, डिज़ाइन की, प्राइस की, सेल्समैन की और डिस्प्ले की। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी अपने ज़रूरी है। बैड स्टॉक मत खरीदो, गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक लेना। बैड स्टॉक मतलब जो बिकता नहीं, गुड स्टॉक मतलब जो बिक जाता है, डिमांड है, लेकिन वेरी गुड स्टॉक फट 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 बिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 80-20 फॉर्मूला। फिर समझो, रिटेल के धंधे में आपकी सेल्स अच्छी नहीं करनी है, परचेज अच्छी करनी है। माल वही रखो। जो माल 80% बिकता है, हाँ, ये केवल 20% तरह का माल होता है जो 80% बिक जाता है, और वही वाला 20% तरह का माल, उसको 80% भर लो अपने पास में। 80% ऑफ दैट 20% जो आपको 80% ग्रोथ देगा। ये है मेन मुद्दा इसके अंदर। हाँ, इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस या एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जो जल्दी बिकता है उससे शोरूम भर दो, जो धीरे बिकता है उसको केवल 15-20% रखो, और जो नहीं बिकता है उसको 2-5% से ज़्यादा कभी मत रखो। यही है मेन सारा का सारा गेम। परचेज जो है ना, माल को जमा करना। परचेज मतलब जमा, दुकान में सामान लाते हो, परचेज मतलब जमा, सेल्स मतलब मजा। हाँ, जमा मजा, जितना बढ़िया सेल्स करोगे उतना मजा आएगा आपको। लेकिन क्या है, आपका अगर जब जमा राइट है तो सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन द जमा इज राइट, यानी कि परचेज इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। बट व्हेन जमा इज रॉन्ग, गलत सामान ले आए, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग।
मुद्दा यही है। व्हेन जमा इज राइट सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट, व्हेन जमा इज रॉन्ग सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। अगर आपने ईबीओ खोला है वहां तो आसान है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं, मतलब एक कंपनी का शोरूम खोल लिया है, वहां तो आसान है, वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो बड़ा ब्रांड है वो खुद ही मर्चेंडाइज ढूंढने में आपको मदद करता है, वही आपको कौन सा माल लेना है, कितना माल लेना है, इस मार्केट में क्या चलेगा, मार्केट इंटेलिजेंस देता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको बना के दे देगा। हाँ, तो वहां पे आपके लिए, क्योंकि अगर अच्छी सेल हो रही है तो आपके ब्रांड पे भी इंपैक्ट करेगा, तो वो खुद ही कंपनी करके दे देती है। लेकिन अगर आपका ईबीओ नहीं है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है, तो आपको परचेज समझदारी से करनी है। दूसरा, स्टॉक आउट इज पॉइजन। देखो, जो माल ज्यादा बिकता है ना, वो अगर स्टॉक आउट मतलब क्या होता है कि भाई सामान खत्म हो गया है, बिकने वाला माल वो खत्म हो गया है। देखो, अगर कुछ स्टॉक फालतू रखा है ना, उसका जो नुकसान है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मेरा 50,000 रुपए का माल फालतू पड़ा है, उस और वो बिक नहीं रहा, मतलब 50,000 रुपए फंसा हुआ है। लेकिन जो माल बिकता है वो नहीं है, तो कितने सारे कस्टमर वो ले जाते जो लेके नहीं गए, वो आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो जो स्टॉक आउट यानी कि माल ना होना, यानी कि जो बिकने वाला माल है वो ना होना, ये आपके धंधे के लिए जहर है। अगर आपके पास स्टॉक कम पड़ा है, अंडर स्टॉक है या गलत स्टॉक है, इसका कारण तो या तो लैक ऑफ फंड, आपके पैसे की कमी है, वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करना आ रहा है, या माल अगर जल्दी बिक के खत्म हो गया है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पुअर डिमांड फोरकास्टिंग है, आपको आइडिया नहीं है आपके पास क्या बिकता है। या फिर खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पीछे से आपको सही सप्लायर नहीं है, वो सप्लायर डिले कर रहा है इसलिए, या आपको इन्वेंट्री ऑटोमेशन नहीं आता। आप बात को समझे कि डिमांड होते हुए भी माल को ना बेच पाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, कस्टमर भी चला जाएगा, आपकी इमेज भी चली जाएगी और दूसरे के पास चला जाएगा। तो आप क्या करिए, परेटो प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, जो 20% माल 80% बिकता है, उस माल का हर महीने फ्रेश बाइंग करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आप फ्रेश बाइंग हर महीने करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको ट्रेंड और फैशन पकड़ में आने चाहिए। आप या तो ईबीओ खोल लो, दो पाए, या तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोल लो, भाई जिस कंपनी, वो कंपनी खुद ही बता देगी क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, उसके पास ईआरपीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बता देगा। और आप ईबीओ नहीं खोलना चाहते, अपना ही एमबीओ चलाना चाहते हो, तो फिर ईआरपी खुद लगा लो। रेडी सोल्यूशन आजकल ईआरपी के बहुत सारे आ रहे हैं, वो लगा लो, काम हो जाएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना, लोकेशन जो है ना, इसमें बड़ा गेम चेंजर है। आपके शोरूम का, आपके स्टोर का, आपकी कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है, फिजिकल लोकेशन से बात बनती है। भैया अगर लोकेशन कमजोर है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो बेकार है। आपका जो प्राइमरी कस्टमर है ना, जो 60 से 80% कस्टमर वैसा होता है जो माल खरीदता है। सेकेंडरी मतलब 15% कस्टमर ही कभी कभी लेता है। टर्शरी मतलब वो कस्टमर जो माल खरीदता ही नहीं है। इसका कैलकुलेशन करना सीख लो, ये कैसे मिलते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, ये मिलते कैसे हैं, क्या फैक्टर होते हैं। आप जहां दुकान खोल रहे हो वहां कस्टमर आपके काम के रहते कितने हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, यहां पे चलने वाले पैदल ग्राहक कितने घूमते हैं, इनकी उम्र क्या है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो उस उम्र के लोगों को देना है कि नहीं देना है, किस प्रोफेशन के लोग रहते हैं आसपास। कुछ इलाके होते हैं जहां व्यापारी ज्यादा रहते हैं, कुछ इलाके होते हैं जहां अपार्टमेंट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, हाई राइज टावर, वहां नौकरी करने वाला ज्यादा होते हैं। इनकम ग्रुप कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, धर्म क्या है उनका, प्राइवेट व्हीकल उनके पास है कि नहीं है, उनकी उनकी स्पेंड करने की क्षमता कितनी है। आसपास जहां आपने शोरूम खोला है वहां कोई मेट्रो जाती है क्या, वहाँ कोई बस जाती है, ऑटो आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। ये चीज़ों को देखो तब आपको समझ में आएगा यार, यहाँ लोकेशन ठीक है, यहाँ माल अपने को शोरूम खोल देना चाहिए। चौथी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल का गणित दूंगा इसमें मैं, ये रियल कंटेंट है भाई साहब। हाँ, ब्रांड गिव्स यू बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या मतलब हुआ बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब बेटर आरओआई। इसका मतलब समझो, केस स्टडी से समझाता हूं। मोबाइल के दो ब्रांड लेते हैं, जियोनी और शाओमी। जो दुकानदार है ना, उसको शाओमी केवल 4% मार्जिन देता है, जियोनी 12% मार्जिन देता है। लेकिन फिर भी कौन, मतलब कमाई किस में जा रहा है, जियोनी में कि शाओमी में, जियोनी में। जियोनी 12% दे रहा है। हाँ, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा जियोनी का, तो आपको 12,000 रुपये कमा लोगे। शाओमी का 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा तो केवल 4,000 रुपये कमाओगे। तो आदमी कहे भाई जियोनी ज़्यादा रख लो, लेकिन वो शाओमी रखता है ज़्यादा। पूछो क्यों, क्योंकि समझो यहाँ पे दो आपके बड़े अच्छे से खाने बने हुए हैं जहां आपने मोबाइल रखे हुए हैं, है कि नहीं, रैक अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां 1 लाख रुपए का जियोनी पड़ा है, यहां 1 लाख रुपए का शाओमी पड़ा है। जियोनी 1 लाख रुपए का पूरे महीने में एक ही बार बिकेगा, यानी कि एक महीने में 1 लाख रुपए का आपने जियोनी बेच लिया, तो आपको उस पर कितना बच गया, 12% के हिसाब से 12,000 रुपये बच गया। लेकिन शाओमी इतनी तेज बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है कि ये 1 लाख रुपए का माल बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा। आपने फंसाया तो 1 ही लाख है, लेकिन ये 10 बार बिक गया। इधर 1 लाख का माल 1 बार बिका, शाओमी का 1 लाख का माल 10 बार बिक गया। शाओमी दे तो रहा था 4%, लेकिन उस 1 लाख पे आपने 4% 10 बार कमा लिया।
यानी कि आपने यहाँ 40,000 रुपये कमाया और यहाँ आपने 1 लाख पे केवल 12% देखने में अच्छा था, पर ये एक ही बार बिका तो आपने 12,000 कमाया। तो इस 1 लाख पे अपने महीने में 12,000 रुपये कमाया, इस 1 लाख पे महीने में आपने 40,000 रुपये कमाया, क्योंकि माल 1 ही लाख का रखा था, बिक रहा है, आ रहा है, बिक रहा है, जा रहा है। आप तो 1 ही लाख का माल फंसाते हो ना, अपना पैसा तो 1 ही लाख फंसाया दोनों जगह पे आपने, पर ये कम बार बिका जियो नहीं, तो यानी कि एक बार बिकने पे आपको 12,000 कमा के दिया, 10 बार 1 लाख का माल बिकने के कारण आपको 40,000 रुपये कमा के दिया। इसको बोलते हैं आरओआई। इसका मतलब क्या भैया? मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो वो आपका ब्रांड बना देगा, और लोकल आइटम रखोगे तो आपको भी जिंदगी भर लोकल बनाए रखेगा। माल वो रखो जो अपने आप बिकता हो, मार्जिन थोड़ा मात्रा कम भी हो तो भी चल जाता है, आप आरओआई बहुत अच्छी कमा लेते हो, बहुत बढ़िया कर लेते हो। इसमें ना आप, मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूँ। ये जोनी शाओमी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा। कपड़ों में मामले में भी ना, कोई लोकल लल्लू लाल कपड़ा मत रखो, ठीक ब्रांड का कपड़ा रखोगे। हाँ, लल्लू लाल हो सकता है आपको 50% मार्जिन दे दे, ब्रांड आपको 30% मार्जिन दे, पर आप ब्रांड में ज़्यादा कमा जाओगे, जल्दी जल्दी बिकता है। हाँ, स्टॉक बहुत तेज घूमता है। और ये अगर फंसा रह गया ना आपका, जियोनी फंसा रह गया, तो जियोनी 3G था, टेक्नोलॉजी 4G आ गई, मोबाइल बेकार हो गया। भाई उसका रैम कम था और नया रैम आ गया, ज्यादा रैम वाले मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, मोबाइल बेकार हो गया। पड़े पड़े मोबाइल पुराना बेकार हो जाएगा, आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगा। आपका भाई क्या हो गया, क्या करूं, फंस गया मैं, मक्खी मार रहा हूं उसके बैठ के। एक और फॉर्मूला समझो आप, इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला। स्टॉक रोटेशन फॉर्मूला क्या, इसे समझ में आ जाएगी आपको बात। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो भी ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, मैथमेटिक्स तो छोड़ो, अगर आपने खाली 10वीं छोड़ो, 8वीं छोड़ो, 5वीं तक पढ़ाई करिए, इतना ईजी कर दूंगा। सेल्स अपॉन स्टॉक का मतलब क्या है? आपने सेल्स करी 2 करोड़ की और माल आपने 1 करोड़ का खरीदा, यानी कि साल के एंड में आपके पास 1 करोड़ का माल बचा, लेकिन साल के एंड तक आपने सेल 2 करोड़ की कर दी। कैसे करी होगी? ऐसी करी ना कि भाई माल गया आया, गया आया, तो आपने माल आपने 2 बार मंगा लिया। तो आपका जो फंसा था 1 ही करोड़ फंसा था, लेकिन माल आपने 2 बार बेच दिया। आप, कई लोग इतने समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि 1 करोड़ लगा करके 5 करोड़ की सेल कर देते हैं, और कई एक्सट्रीमली बेस्ट होते हैं, वो 1 करोड़ लगा करके 1 करोड़ का माल साल में 10 बार बेच देते हैं। यानी कि कपड़ों के शोरूम में उसको बोलेंगे 10 करोड़ अपॉन 1 करोड़, यानी कि उसका स्टॉक रोटेशन 10 बार हो गया है। आप समझो, तो इसको ऐसे समझो भाई, कुछ दुकानदार पुराना माल पड़ा है, वो थान में लिपटा हुआ है, उस पर दाग पड़ जाते हैं, जीन्स रखते हैं, किसी लोकल शोरूम में जाओगे दुकान पे, वहाँ जीन्स जब वो खोल के निकालेगा ना, तो उसके घुटनों से जहाँ फोल्ड करी थी जीन्स, उस पर लाइन सी आ जाती है। देखिए आपने कभी कभी ब्राउन सी भूरे रंग की लाइन आ जाती है, क्योंकि माल पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक रोटेशन नहीं हो रहा, पुराना माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया उसका माल, है, फैशन बदल चुका है, माल पड़ा हुआ है। वही चक्कर है। आपने अगर 1 करोड़ का माल 10 बार बेच दिया तो आपका स्टॉक रोटेशन 10 है। इसको आप ऐसे समझो फॉर्मूला से आसानी से, कि 1 करोड़ का माल अगर आपने 30% मार्जिन पे साल में 1 ही बार बेचा तो आपको 30 लाख रुपए बचा। लेकिन आपने दूसरी तरफ 1 करोड़ का माल साल में 5 बार बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया, 30% की जगह खाली 20% मार्जिन कमाया, तो 20% मार्जिन आपका 1 करोड़ का होता है 20 लाख, लेकिन 5 बार बेच दिया, यानी कि 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 करोड़ रुपया। यहाँ 30% मार्जिन के साथ आपने 30 लाख कमाया, 20% मार्जिन के साथ आपने 1 करोड़ कमा लिया। वो 30 लाख कमा रहा साल में, ये 1 करोड़ कमा रहा साल में। एक ही अमाउंट फंसाया दोनों ने, इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर थी, पर उसकी बेचारे की कमाई साल के एंड में 30 लाख है, इसकी कमाई साल के एंड में 1 करोड़ है। ये मजा मार रहा है। इसके लिए करना क्या हुआ? समझ में तो आ गया आपको? 4 महीने पुराना माल खरीदी के भाव पे बेच दो। अगर कोई जीन्स लेके आए थे आप 500 रुपए की, 4 महीना हो गया है, अब 500 में बेच देना भाई। 800 900 का खाब छोड़ दो, अब 700 में मत बेचो, 500 में बेच दो, 4 महीना हो गया। लेकिन अगर 6 महीने तक सामान पड़ा रह गया कपड़ा आपके पास कोई, तो 500 की जगह 450 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। 430 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे छुट्टे हो जाएंगे। आपके पास 50,000 रुपए का माल फंसा पड़ा है ना, 50,000 का माल 40,000 रुपए निकाल दो, 40,000 रुपए हाथ में तो आएंगे। जब 40,000 हाथ में आएंगे तो नया माल लेके आओ, बहुत तेज बिकेगा, कमा के भी देगा। जब जगह खाली होगी, नया माल आएगा, नया माल जल्दी बिकेगा, जो शॉप है वो शोरूम लगने लग जाएगा अपने आप। कस्टमर के हिसाब से खरीदो भैया। कई लोग आएंगे आपको स्कीम देंगे, अरे भाई साहब 3 जीन्स ले लो, साथ में 3 जीन्स फ्री दे रहा हूं, वो स्कीम है। हो सकता है कस्टमर ना ले रहा, वो कस्टमर वही लेगा जो कस्टमर को पसंद आता है। कस्टमर के हिसाब से माल खरीदो, स्कीम के हिसाब से नहीं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर आके आपको स्कीम दे जाता है। हाँ, तो आपके लिए देखो एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ, आपको आरओआई अच्छा निकालना है ना, टेलर रख लो अपने पास। टेलर के साथ बहुत कमाई होती है भैया। शोरूम खोलना मुश्किल है, टेलर रखना आसान है। पर क्या, शोरूम तो आप खोल लेते हो, उसके बाद टेलर के खर्चे आपको चुभने लग जाते हैं। हाँ? आप क्या है कि आप $1 खर्च कर देते हो, 1 पेनी में दिक्कत आती है। 2,000 का नोट खर्च कर देते हो, 2 रुपए खर्च करने में दिक्कत आती है। टेलर रखो,
देखो रेस्टोरेंट वही चलता है जहाँ शेफ अच्छा हो, इसी तरह कपड़ों का शोरूम वही अच्छा चलता है जहाँ टेलर अच्छा हो। शेफ लाना मुश्किल नहीं है, रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है। आप अगर रेस्टोरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना कि टेलर छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए अच्छी इतनी तेज कर सकता है सर्विस के मामले में कि आपका कस्टमर वापस आता है लौट करके। मैं ना इस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें सियाराम एक अच्छा ब्रांड है। उसके जो ओनर हैं, चेयरमैन है मिस्टर रमेश पोदार, हमारी बड़ी मित्रता है उनसे, बड़ा प्रेम है, बहुत बहुत वार्म और कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरा। तो मैं सोचा कि टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने रमेश जी को फ़ोन लगाया। मैं कहा नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं? वो नमस्कार बिंद्रा जी, बहुत अच्छे हैं, बड़ा उनसे प्यार है। वो मेरे को उन्होंने कुछ कपड़े भी गिफ्ट किए अपने, बोले मैं सियाराम के सूट पहनूँ बिंद्रा जी, ये भी मैं सियाराम का सूट पहना हुआ है। तो मैंने जब उनसे बात किया, मैं कहा उनसे भी थोड़ा सी ये समझता हूँ, तो मैं उनकी भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये 1978 की कंपनी है भैया, सियाराम, जे हेम्स्टेड, कैडनी, ऑक्समबर्ग भी बड़ा ब्रांड, सब इन्हीं की 80 मिलियन मीटर जो है ना बनाते हैं, कि 40,000 आउटलेट पे माल बेच रहे हैं। 100 करोड़ तो उन्होंने 1991 में पहला कर लिया। देसी ब्रांड लेकिन इंटरनेशनल अपील है इनका। ये रिलेशन इनके साथ ऐसा है कि इन्होंने देखा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो इन्होंने भी रिटेलर्स के लिए एक इवेंट किया था और उसमें इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मुझे बोले कि आपसे इंस्पायर हुए, आपके देखा देखी हमने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो सियाराम के रमेश पोदार जी से एक और स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई, स्पेस यूटिलाइजेशन इज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। कई बार लोग शोरूम खोल लेते हैं। अब एक भाई थे हैदराबाद के, और उनका जो शोरूम था, उनका जो स्टोर था, वो 6,000 स्क्वायर फीट का था। 3,000 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर पे, 3,000 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने बना रखा शोरूम, बहुत बढ़िया, चकाचक, लाइट, बहुत सुंदर, मतलब अंदर घुसो तो देख के बड़ा हो मजा आ जाता। और ऊपर उन्होंने बना दिया गोडाउन। तो रमेश भाई वहां गए, उनसे मिले, उन्हीं का रिटेलर था। तो रमेश भाई बोले, अब सियाराम के चेयरमैन है तो सामने वाला बात सुनता भी है उनकी। बोले यार तुम गलती कर रहे हो, प्राइम लोकेशन पे, हैदराबाद की सबसे महंगी रोड पे तुम्हारा ये शोरूम है, और फर्स्ट फ्लोर को तुमने बना रखा है गोडाउन। गोडाउन सस्ती जमीन पे बनाओ, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी शोरूम कर दो, फर्स्ट फ्लोर पे भी शोरूम कर दो, स्पेस को यूटिलाइज करो। स्पेस यूटिलाइज होगा, रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। वो भाई मान गया उनकी बात। वही आदमी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 8 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर खोलते ही वो 12 करोड़ पे आ गया, फिर 15 करोड़ पे आ गया। तो उन्हें बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि जब गोडाउन बनाना था वो सस्ती जगह बनाया, खर्चा उसका बहुत कम हो गया। वरना अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो इतनी प्रीमियम लोकेशन थी, उससे फट 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 तेज कमाया उन्होंने। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जब करोगे तो उसमें देखो मैनेक्विन अच्छे से डालो, ट्रायल रूम बनाओ, शीशे लगाओ, डिस्प्ले शेल्फ अच्छे लगाओ, डिस्प्ले काउंटर बढ़ाओ। जितना अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज करेंगे ना, उतना रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है आपका। अगला है छठा स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव ट्रेनिंग, मतलब हायर कन्वर्जन। आपने शोरूम बनाया, आपके शोरूम पे आपने कितने सालों की मेहनत करी है ना, कितना पैसा लगा दिया आपने वहाँ पे, कितना कुछ कर दिया आपने, इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग कर दी उसकी। आज उसकी इतनी इज्जत हो गई कि रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं वहाँ पे। अगर रोज 100 कस्टमर आ रहे हैं और आपका सेल्समैन इतना कमजोर है कि 100 में से खाली 20 को माल बेच पाता है, 100 में से वो 20 को माल बेच पाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी कर दें, वो 100 में से 40 को माल बेच दे, तो आपका टर्नओवर एकदम डबल हो जाएगा। हाँ, कस्टमर लाने पे आप खर्चा कर चुके हो, पर उसकी ट्रेनिंग नहीं करी आपने। ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। प्रोफेशनलिज्म बढ़ाइए। हाँ, प्रोफेशनल्स को लाइए, उनको उतना प्रेम दीजिए कि वो फैमिली हो जाए, फैमिली को लाइए, उनको उतना ट्रेनिंग दीजिए कि वो प्रोफेशनल हो जाए। दो बातें हैं कि आप जब किसी इंप्लॉय को हायर करते हो, उसको इतना प्रेम दो प्रोफेशनल आदमी को कि वो फैमिली जैसा हो जाए, और खुद के जो परिवार वाले हैं उनको इतना ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल्स की तरह काम करना शुरू कर दें। मजा आएगा। उसके बाद ट्रेनिंग का कल्चर बना दो। यंगस्टर्स को बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो, मेजरेबल गोल रखो, नहीं तो एवरीथिंग गोल गोल हो जाएगा। अगर मेजरेबल गोल नहीं होगा तो एवरीथिंग गोल गोल। गोल गोल चाहिए या बड़ा जबरदस्त वाला गोल चाहिए। अपने मैनेजर को, स्टोर कीपर को, सेल्समैन को, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को, शॉप फ्लोर सबको बढ़िया ट्रेनिंग दो। इसको सारे रिटेलर्स के आप पहुंचा देना, जितने भी भैया अपने टेक्सटाइल वाले हैं। गेम चेंजर वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा आपको मैं। तो सेल्समैन ना बड़ा इंपॉर्टेंट टच पॉइंट होता है। 10 में से 2 कस्टमर को माल बेच पा रहा था, वो 10 में से 4 को बेचना शुरू हो गया। अच्छी ट्रेनिंग दे दी आपने तो टर्नओवर डबल हो गया आपका। तो आपका जो शॉप फ्लोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसको आप फीचर वर्सेस बेनिफिट की ट्रेनिंग दो। भाई कपड़ों का फीचर मत बताओ, बेनिफिट बताओ उसको। प्रोडक्ट की ओरिजिन, हिस्ट्री, एसेसरीज, कैटलॉग, प्राइसेस, कपड़ों के डिफरेंट साइजेज, यूके का साइज ये है, यूएस का साइज ये है, मेन का साइज ये है, वुमेन का साइज ये है। फैब्रिक का उसको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या, उसको समझ में आ जाना चाहिए। एटिकेट्स के साथ बात करें, रैपो बिल्डिंग, रिलेशनशिप बना करके माल बेचे, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को पहचाने। डिफिकल्ट गुस्से वाला कस्टमर आ गया, एकदम चिड़ा हुआ, नक चढ़ा,
ऐसे वाला भी होते हैं ना कहीं, हाँ, उसके साथ भी बड़ा कैसे वो डील करे, उसको कैसे समझाए और कैसे फॉलो अप करे, रेफरल कैसे ले, सेल्स को क्वालिफाई करे, प्रोफेशनल एथिक्स और एटिकेट उसको समझ में आ जाए, क्रॉस सेल अपसेल कर सके, है कि नहीं है। क्रॉस सेल अपसेल क्या होता है कि वो अगर कोट खरीदने आया तो अंदर के लिए शर्ट भी बेच दी साथ में, हाँ, अगर वो ट्राउजर लेने आया है तो ट्राउजर के साथ में आपने सॉक्स भी बेच दिए उसको, आपने अगर वो स्कर्ट लेने आई है तो आपने साथ में टॉप भी बेच दिया उसको, हाँ, तो इसको क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग क्या है, अगर वो 2000 वाला ले रहा है तो उसको 2000 की जगह 3000 वाला माल बेच दिया, एस्पिरेशनल सेलिंग कर दिया। कस्टमर का मन कैसे मोह ले ताकि सेल्स अपने आप ही हो ले, हाँ, कस्टमर का मन कैसे मोह ले, सेल्स अपने आप ही हो ले, इससे आपका आरओआई निकल के आएगा, गेम चेंजर है। सातवीं स्ट्रैटेजी, कीप एन आई ऑन केपीआई। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कुछ फॉर्मूलाज रखने चाहिए अपने स्टाफ के साथ, अपने ऊपर भी रख सकते हो। बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, भैया मैं गैस नहीं देता, मैं ये नहीं बोल रहा जॉन लगा दो, मेहनत कर लो, खून पसीना एक कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, ये सब बोल रहा हूं क्या मैं? फालतू मोटिवेशन नहीं मेरे भाई, रियल फॉर्मूला। बिजनेस के मामले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे आ जाओ, बड़ा बिजनेस, बस 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 इतना ही। केपीआई मतलब डेटा ड्रिवन काम करना है। कैसे करना है आपको? डेटा ड्रिवन का मतलब है जैसे ना आप कुछ फॉर्मूला चेक करो, प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का शोरूम है, आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है। फिर वो बेंचमार्क से उसको इंप्रूव करो। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने लोग आ रहे हैं, मेरा नाई है ना, बाल काटने आता था मेरे, उसके यहाँ एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू जो थी 200 रुपए की थी। मैंने उसको बताया कैसे कॉम्बो बना दे और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 500 रुपया कर दे। उसने कॉम्बो बनाने शुरू किए। जो कस्टमर बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन उसी कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेना आसान है। तो 200 में जो बाल काटता था, शेव करता था, उसने बोला मैं मसाज के साथ में बाल भी फ्री कर रहा हूँ काटना, शेव भी फ्री कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो लोग जो है ना, उसने मैंने उसको बताया कि ऐसा करो, सेल्फी ले ले यार, एक थीम उसको दिया, वो बहुत चल गया उसको, भाई मज़ा आ गया, है कि नहीं। और लोगों ने वो 200 की जगह 500 का माल लेना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ, ऐसे ही आप लीड कन्वर्जन, कि भाई जितना कस्टमर आ रहा है कितने को बेच पा रहा है, पिछले महीने से ज़्यादा रेवेन्यू करके देखा, ये भी केपीआई हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अपसेल क्रॉस सेल कितना कर रहा है, हाँ, एवरेज सेल्स साइकिल टाइम, मतलब ये कस्टमर को कितनी देर में बेचता है। हाँ, कई सेल्समैन होते हैं और उसके पास कस्टमर आया 15 मिनट में बेच देते हैं। कई सेल्समैन होते हैं उसके पास कस्टमर आया 1 घंटा सब खोल के बैठ जाता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। कस्टमर कंफ्यूज, गोल चक्कर होता रहता है। साइड में अमेजोन खोलता है और वो अपनी मम्मी को बोले मम्मी यहाँ से ले लेंगे, माल भी नहीं बिकता, है कि नहीं है। और बिकता भी तो ये 1.5 घंटे बाद जाके बिकता है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम, AHT। तो ये भी देखो कौन एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम लगा रहा है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, कौन डिस्काउंट ज़्यादा दे देता है, पूरे मार्जिन पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। ये सेल्स पर रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपकी 1 लाख की सेल हुई है और आपने पास 10 आपके पास एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी 10,000 रुपए की सेल करता है। तो जो 10,000 से ज़्यादा की करता है उसकी ताली बजा दो, जो 10,000 से कम की करता है उसकी ट्रेनिंग कर दो। ये कुछ बढ़िया बढ़िया KPIs होते हैं। सेल्स पर एम्प्लॉय निकाल लो, एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकाल लो, हाँ, कि भाई आपने इससे ये बड़ा फायदा है एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो, कि अगर आपके पास रोज 1000 कस्टमर आ रहे हैं और 10 सेल्समैन हैं, तो आपने निकाल लिया भैया कि मैं 100 कस्टमर पे एक सेल्समैन दिन भर में लगाता हूं। जब फेस्टिवल का टाइम आता है, 1000 कस्टमर की जगह 3000 कस्टमर हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक महीने के लिए 10 की जगह 30 आदमी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकल गया। हाँ, कस्टमर कितने दिन तक आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि कस्टमर रिपीट कस्टमर बन रहा है कि नहीं, लॉयल कस्टमर बन रहा है कि नहीं, प्रमोटर एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिटेंशन रेट, कितना कस्टमर रिटेन हो रहा है। रेफरल रेट, कितना कस्टमर आया और कितने को नए साथ में लेकर के आया, रेफरल किया उसने। क्योंकि KPI जब आप कर देते हो तो इससे आप एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल कर लेते हो। एम्प्लॉयज अपने आप काम करते हैं, आपकी प्रेजेंस के बिना काम करते हैं। आप जो है वृंदावन में बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, या दुबई के बीच पे लेमनेट पी रहे हो, पीछे से धंधा अपने आप चल रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा के सबको मेजर करना शुरू कर दिया। लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं, आपके एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है उनको, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है। ये KPI था। 8वीं स्ट्रैटेजी है फिजिटल। फिजिटल मतलब अब फिजिकल शोरूम के साथ डिजिटल भी जाओ। बाइंग बिहेवियर बदल रहा है, इंफॉर्मेशन एज है, सब कुछ इंटरनेट पे दिख रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। पहले लोग टच फील करते थे, अब इंटरनेट से खरीद लेते हैं। तो आप डिजिटल भी हो जाओ साथ साथ। डिजिटल होने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन है फिजिकल स्टोर का। आपको पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल तुरंत फटाफट पहुंच जाते हो।
आप होम डिलीवरी दे सकते हो, सर्विस का एक्सटेंशन है वो। हमारे ना बड़े सारे कोर्सेज हैं कि फिजिकल बिजनेस को डिजिटल बनाने के लिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। बस आपने ये सब सीख लिया, व्हाट्सएप मार्केटिंग आपने सीख लिया, तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट भी भेज दोगे, उसको प्राइस भी बता दोगे, उससे परचेज भी करा लोगे, उससे पेमेंट भी करा लोगे और अपना प्रॉफिट भी कमा लोगे। बड़ा आसान है, तो वो मुश्किल नहीं है। आपके प्रोडक्ट में आएगी विजिबिलिटी, जैसे प्रोडक्ट की डिजिटल बढ़ेगी विजिबिलिटी, आपके धंधे में आ जाएगी स्केलेबिलिटी। आसान है ये। आप अपना गूगल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप आजकल गूगल की लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग बहुत होती है कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर डाला, अपना विजुअल कंटेंट सारा डाल दिया, भाई मेरे पास ये कपड़े हैं, आपको रिव्यूज देने शुरू कर दिए, एकदम बात बनेगी। आपका लोगो वो डाल दो वहाँ पे, सब काम हो जाएगा, कस्टमर रिव्यू देने लग जाता है आपको। इससे आपको लीड मिलेगी, विजिबिलिटी मिलेगी, डिस्प्ले मिलेगा, बहुत अच्छा है ये। आपके मार्जिन अपने आप बढ़ जाते हैं, बीच में सारे इंटरमीडिएरी खत्म हो गए, इसको कमीशन दो, उसको कमीशन दो, कुछ नहीं, सीधा कस्टमर को माल बेचो, 365 दिन आप बेच सकते हो, क्योंकि इंटरनेट तो आपका रात को भी चलता है, दिन में भी चलता है। शोरूम तो आपका खाली दिन में खुलता है, इंटरनेट तो आपका रात को 2 बजे भी इंटरनेट पे दुकान खुली है, आपकी दुकान इंटरनेट पे सुबह 4 बजे भी खुली है, 26 जनवरी पे भी खुली है, 15 अगस्त को भी खुली है। इंटरनेट पे तो आपकी दुकान हर समय खुली हुई है। तो इसको सीखो आकर के, हमारे भी कोर्सेज हैं बहुत सारे, इसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके। बहरहाल 9वीं स्ट्रैटेजी, अगर आपको ईबीओ का मतलब क्या है? ईबीओ मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। इसमें आपकी मेहनत कम है, ब्रांड की मेहनत ज़्यादा है, वो सारे आपकी मदद करते हैं। मान लो आपने कोई भी ब्रांड उठा लो, अभी सीआरएम की बात कर लेते हैं, सीआरएम का ब्रांड उठा लो, उसके अपने लॉयल कस्टमर हैं, उसकी अपनी बहुत बड़ी विजिबिलिटी है, उसका अपना प्रूवन एक क्वालिटी और कमर्शियल वायबिलिटी है, और आपको बड़ी अच्छी प्रीमियम अपील है उसकी। ब्रांड का अपना एक विजन होता है, उसकी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, उसके अपने ग्रोथ प्लान होते हैं, उसके बाद अपने मार्केटिंग के बजट होते हैं। आप थोड़ी कर सकते हो सारे बॉलीवुड वाले को ला दो। हमने अगर सीआरएम का एग्जांपल लिया तो उन्होंने आजकल दीपिका पादुकोण के हस्बैंड को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, और अब वो आएगा अपना आकर के, वो तो पता ही है आपको रंगीन कपड़े पहनता है। तो अब आप तो नहीं, आप दीपिका पादुकोण को या उसके हस्बैंड को ला सकते हो आसानी से, कोई आप तो दुकानदार हो। तो ईबीओ भी आप ट्राई कर सकते हो, ईबीओ बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और रणवीर सिंह नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं बॉलीवुड कम देखता हूँ। तो वो जो है, आप उसको, आपको तो खर्चा नहीं करना है, ब्रांड अपने आप खर्चा करता है, ब्रांड का आपको सपोर्ट मिल जाता है, ब्रांड आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन करा देगा, आपको रेंट नेगोशिएट करा देगा लैंडलॉर्ड से। आप अगर अच्छा ब्रांड होगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लुई फिलिप, फलाना डिकाना, बहुत सारे हैं। आप उसमें से अगर मान लो हमने अभी सीआरएम की बात करी, तो आपको स्टोर भी डिजाइन करा के देंगे, स्टोर लेआउट भी कर देंगे आपका। सैकड़ों शोरूम हो चुके हैं आप सीआरएम के, और अब उनका आइडिया ये है कि अगले 1 साल के अंदर 1000 नए शोरूम खोलने वाले हैं। इनके अपने फ्रेंचाइजीज खोलते हैं ना ये, तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे आपको, ऑपरेशंस की हेल्प कर देंगे, फ्लो ट्रेनिंग दे देंगे, बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे देंगे आपको, वॉक इन कैसे बढ़ाओगे, आपको लेआउट, साइनेज, हर एक चीज रेडी करके देता है। तो ईबीओ में आपकी टेंशन खत्म है, कोई नया आदमी भी चालू कर सकता है। 10वीं स्ट्रैटेजी क्या है? ईबीओ मींस इजी एक्सपेंशन। अगर आपका एमबीओ है, मल्टीपल ब्रांड आउटलेट है, तो पुरानी गल्ला चला आ रहा है। दादाजी बैठते थे, दादाजी के पिताजी बैठते थे, अभी आपके पिता बैठते हैं, अभी आप खुद बैठते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करें? क्योंकि भैया एमबीओ को एक्सपैंड करना मुश्किल है, ईबीओ को आसान है। ईबीओ आप एक साथ 10 शोरूम चला सकते हो, एमबीओ में आपको खुद ही गल्ले में बैठना पड़ता है। तो इंसान अपने बच्चों के लिए जगह बनाता है, तो एमबीओ उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। फ्यूचर बच्चों का आप सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि टेक्सटाइल के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी, और जो बिल्कुल नए हैं वो भी अपने बच्चों को, सूखा सूखा बिजनेस होता है एबीओ का, एकदम सूखा सूखा बिजनेस। भाई कंपनी से ही माल आया, कंपनी की सारी स्ट्रैटेजी, कंपनी का सारा सिस्टम आया, कस्टमर भी आया, कस्टमर को पहले शोरूम के बारे में पता है, उसको पहले ब्रांड के बारे में पता है, ओ सियाराम, तो वो आएगा सियाराम का कपड़ा खरीदेगा, चला जाए, आपको क्या टेंशन है इसमें? हाँ, कईयों के पास जो कमर्शियल जगह होती है, मॉल में, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, कहीं पे, कुछ लोग हैं जिनके पास काम है पर जगह नहीं है, तो वो जगह लेके काम कर ले, और कुछ लोग जिनके पास जगह है पर कोई काम नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि भाई, क्योंकि ईबीओ करना आसान है, आपको ट्रेड का आदमी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी कर सकता है। देखो, आपको ना ईबीओ में बिना बिजनेस के बैकग्राउंड के भी आप कर सकते हो। आप मैकडोनल्ड्स का या किसी भी खाने का, किसी का भी आप फ्रेंचाइजी की तरह ईबीओ चला सकते हो उसका। हाँ, आपको राइट फार्मूला दे देते हैं सक्सेस का। आपको अगर सीआरएम वालों से बात करना, तो उनसे भी बात करके देखो, मेरे को क्योंकि उनका बड़ा अच्छा लगा, मैंने खुद जाकर के देखा उनका। बहरहाल ये बहुत सारे आज आपको फॉर्मूलाज मैंने दिए, आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए, आपको मैंने ये एमबीए कराई मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि लंबा वीडियो है, इसमें बहुत काम की चीज़ें, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर को आप भेजो वीडियो, होलसेलर को वीडियो भेजो, ये कोई भी फ्रेंचाइजी वीडियो को भेजो, सबको आगे बढ़ाना जरूरी है, इसलिए शेयर करना भी बहुत जरूरी है। बहुत काम का वीडियो है। और अगर आप भी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, ऐसी सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, अपने ब्रांड को बहुत बड़ा करना चाहते हो, मेरा मोस्ट सॉट आफ्टर कंटेंट आ चुका, लीडरशिप फनल। ये वो कंटेंट है जहां कोई गैस नहीं है, ये थोड़ा प्रीमियम है, इसमें खाली 300 सीट होती है। एक हम 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल में करते हैं इसको, एयरपोर्ट के पास करते हैं, जहां पे हम लोग बहुत केवल 300 सीट, राइट
सीधा क्वेश्चन आंसर वहीं पे टक 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 टक, रियल कंटेंट। आपका पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लेते हैं, आपका पहले ही मैं पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपसे हम फॉर्म भरवा लेते हैं पहले, आपके बिजनेस को समझ के आता हूँ, आपके क्वेश्चंस को रेडी करके आता हूँ मैं पहले से ही। आपको रियल लाइफ एग्जांपल केस स्टडी देते हैं, एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजी देते हैं, और एक गेम चेंजिंग कोचिंग डायरी देते हैं। ये प्रीमियम कोचिंग डायरी ये कहीं नहीं मिलती है, ये केवल उस प्रोग्राम में मिलती है। हाँ, वीकली असाइनमेंट रहते हैं, उसके बाद कोच आपको वीकली असाइनमेंट फोन कर करके कराएगा, असाइनमेंट करो भाई साहब। आप नहीं करोगे दूसरे नंबर से करेगा फोन, आप असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने अभी तक। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, लीडरशिप फनल गेम चेंजर प्रोग्राम है, लोग कसम में खाते हैं इसकी, इसलिए अभी तुरंत अगला बैच आ गया है, आप फटाफट पता कर लो, सीट खत्म ना हो जाए। लीडरशिप फनल में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी हम फ्री दे रहे हैं, और इस वीडियो को सारे रिटेलर्स तक पहुंचाओ। पता नहीं फ्री कंटेंट से किसकी कितनी मदद हो जाए। बड़े गेम चेंजिंग इसमें स्ट्रैटेजीज है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए